हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक क्लासेस। दिस इज योर टीचर रवि मिश्रा। और जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज को स्टार्ट किया था, जिस सीरीज का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोगों ने दो पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। वो दोनों ही पार्ट हमारे एकेडमिक के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट 3 में हम लोग कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे सीबीएसई के हैं, प्लस ये जो क्वेश्चंस मैंने और जो एक्स्ट्रा लिए हैं, प्लस ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, ये दोनों काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे हमारे कंपटीशन में भी। तो स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही अच्छे पार्ट को। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो कि हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करता है परम्यूटेशन के अबाउट। अब आप यहां पर देखो इस बात को कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letters of the word independence in how many of these arrangements। इसके बाद कुछ कंडीशन दी गई है और उन कंडीशन के हिसाब से हमें बताना है कि किस हिसाब से परम्यूटेशन होगा। सबसे पहले विदाउट एनी कंडीशन क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। अब आप यहां से इतनी सी बात ये सोचो कि इंडिपेंडेंस वर्ड का हमें अरेंजमेंट बताना है, यानी परम्यूटेशन बताना है, और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी वर्ड हमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया। तो उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन को देखते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 12 लेटर्स हैं तो यहाँ पे फैक्टोरियल 12 होगा। उसके बाद हम यहाँ पे रिपीटेशन की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे जो है देख सकते हो कि यहाँ पे जो n है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि फैक्टोरियल 3। d जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2। e जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उस केस में फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। आई थिंक आप ये बात समझ रहे होगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था पार्ट 1 और पार्ट 2 को। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। अदरवाइज उन्हें इस पार्ट को समझने में थोड़ी सी जो है तकलीफ होगी, तो प्लीज आप पहले उस पार्ट को देख लो, इस पार्ट को देखने से पहले, ठीक है। तो आगे आप यहां पे देखो कि बेसिक मैंने जो है कैलकुलेशन यहां का बताया था कि फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। आफ्टर सम कैलकुलेशन यू विल गेट 1663200। आप इस जो पार्ट का कैलकुलेशन है उससे आप खुद से जो है परफॉर्म करना। किसी भी रफ कॉपी में आप तुरंत इसको निकाल लोगे अगर आपने मेरे पिछले 2 पार्ट्स देखे हैं तो। अब हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट बताना है, यानी एक ऐसा हमें परम्यूटेशन बताना है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, यानी कि इंडिपेंडेंस वर्ड का अरेंजमेंट बताना है कुछ इस तरीके से कि वर्ड स्टार्ट हो पी से। तो मैंने पी को स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया, बाकी के जितने भी लेटर्स हैं उसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया। मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो भी पार्ट को आप फिक्स करते हो उससे हम लोग काउंट नहीं करते परम्यूटेशन में, या यूं कहूं कि वो फिक्स हो गया तो उसकी काउंटिंग 1 होती है, ठीक है। देखो, काउंट नहीं करते हैं या काउंटिंग 1 होती है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 लिखते भी और मल्टीप्लाई करते हो आगे की चीजों को तो वो अनअफेक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि 1 एक आइडेंटिटी मल्टीपल है, यानी कि ये इसको बदलता नहीं है। इसलिए हम इसको जो है यूं कह सकते हैं कि काउंटिंग नहीं करते हैं, या फिर इसका हम 1p1 लिखते हैं, दैट मीन्स की 1 ही आएगा। तो बाकी के लेटर्स को आप यहाँ पे देखो, 11 लेटर्स अभी बचे हुए हैं तो फैक्टोरियल 11 इसका हो जाएगा। बाकी फिर सेम तरीके से रिपीटेशन वाली कंडीशन हम लगा देंगे। तो यहां पर n जो है 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो इसलिए फैक्टोरियल 3। d जो है 2 टाइम्स कर रहा है रिपीट तो फैक्टोरियल 2, और सेम अप्रोच के साथ e जो है 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 4 यहां पर लगा दिया गया। इस बात का आप ध्यान रखना कि हर इंडिविजुअल लेटर्स की रिपीटेशन के लिए अलग अलग फैक्टोरियल लगाते हैं, एक साथ सभी को ऐड करके फैक्टोरियल मत लगा दीजिएगा। मेरे बताने का मतलब यह है कि जैसे ई यहाँ पे जो है 4 टाइम्स कर रहा है, डी यहाँ पे 2 टाइम्स है और एन 3 टाइम्स है, तो ऐड करके 3 + 2 + 4 यानी फैक्टोरियल 9 आपको अगर आप करते हो तो गलत अप्रोच होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, हर इंडिविजुअल लेटर्स के लिए अलग अलग फैक्टोरियल का यूज करते हैं उसकी रिपीटिशन को शो करने के लिए। आफ्टर सम कैलकुलेशन यू विल गेट 138,600 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप यहां तक की बातों को डाइजेस्ट कर पा रहे होगे। किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो सेम आप काम करो, आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो हमारे
कमेंट सेक्शन में, या आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जो है जुड़ सकते हो, वहां भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो कि डू ऑल दी वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, यानी कि जितने भी वॉवेल हैं वो एक साथ अकर करें। ठीक है, तो वॉवेल हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में AEIOU, ये जो लेटर्स हैं उनको हम लोग वॉवेल की तरह ट्रीट करते हैं। इंडिपेंडेंस वर्ड में वॉवेल सिर्फ 2 हैं, आई और ई, तो मैंने उसको एक साथ जो है कलेक्शन में बॉक्स बना के रख दिया, बाकी के लेटर्स को मैंने वैसे ही राइट डाउन किया। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी को बॉक्स में रखते हो तो उस केस में उसे 1 काउंट करते हैं और अदर लेटर्स को आप फिर उसी हिसाब से काउंट करके आगे बढ़ जाओ, 2 3 4 5 6 7 8। अब बात आती है कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि वॉवेल जो है स्टार्टिंग में ही है, तो ये जो पोजीशन वो कहीं भी आ सकती है, बीच में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, इसलिए ये बॉक्स कहीं भी मूव कर सकता है। तो टोटल यहां पे फैक्टोरियल 8 तब जो है कॉम्बिनेशन, तब यहां पे जाकर के फैक्टोरियल 8 अरेंजमेंट बनेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझना। तो यहां से फैक्टोरियल 8 हो गया। अब हम लोग यहां पे देखिए तो इसमें जो पार्ट रिपीट कर रहा है, जैसे n यहां पे 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, d यहां पे 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर भी जो अरेंजमेंट होंगे वो भी हम देखेंगे, क्योंकि इतने नंबर ऑफ वेज से कोई चीजें अरेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये टोटल 5 है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 हो गया, और ई यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 4 उसके लिए रिपीटेशन की कंडीशन मैंने बता दी। अब आप इसके बाद यहां से देखो, जब आप इसे सॉल्व करोगे, आप इस पर्टिकुलर जो कैलकुलेशन है उसे आप परफॉर्म कर सकते हो किसी भी रफ कॉपी में, बहुत ही आसान है, आप कर लोगे, मुझे पता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे 16800 हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन था, जो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सिखाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस पर्टिकुलर पार्ट का, वो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 कि डू दी वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, मतलब जितने भी वॉवेल हैं वो एक साथ ना है। तो आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस को देखा है मेरे, तो मैंने बताया था कि जब भी नेवर का आपको निकालना हो तो आप पहले टोटल निकाल दो, उसमें से ऑलवेज वाले को माइनस कर दो, तो आप आराम से जो है नेवर निकाल पाओगे। अगर आप डायरेक्ट नेवर को निकालने की कोशिश करोगे तो काफी लॉन्ग अप्रोच होगा और उसके बाद गलती होने की भी चांसेस बढ़ जाती है। तो मेरी राय तो यही है कि जिस अप्रोच से मैं आपको सिखा रहा हूं उसी को आप जो है अपने कंपटीशन में हो चाहे एकेडमिक हो, दोनों में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में नेवर अगर निकालना है तो टोटल आपको पता ही है, मैंने शुरू में ही निकाला था। आप अगर ध्यान दिए हो तो आपको यहां पे दिख सकता है कि टोटल मैंने वेज बताया था कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं इतने तरह के वेज में। तो टोटल तो निकल गया, और ऑलवेज का अभी हम लोग निकाले हैं, ये आ गया। तो टोटल में से ऑलवेज को मैंने माइनस किया, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो नेवर का होगा, यानी कि वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन का होगा। आई होप आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो इतने टाइप के वेज है जिसमें हम अरेंज कर सकते हैं इंडिपेंडेंस के वर्ड को, इंडिपेंडेंस के लेटर्स को, जब वॉवेल एक साथ ना आए। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि डू दी वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी, यानी कि इंडिपेंडेंस वर्ड में जो भी मतलब आई और पी स्टार्टिंग और लास्ट में रहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आई को मैंने फिक्स कर दिया, पी को मैंने फिक्स कर दिया स्टार्टिंग और लास्ट में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पे सिर्फ 10 लेटर्स हैं, तो उसको हम फैक्टोरियल 10 से दिखाएंगे, और उसके बाद रिपीटेशन वाली जो कंडीशन उसको लगा देंगे। तो हम पाएंगे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। आपको पता है क्यों, सेम जैसे मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में किया। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे पूरे को तो आपको मिल जाएगा 12,600 वेज, यानी इन दिस वे वी कैन अरेंज इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो मतलब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशंस का बेसिक मतलब होता है कि आपको चीजों में से सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ थिंग्स आर गिवन
इन विच यू आर सेलेक्टेड वन और मोर थिंग्स। मतलब ये हो गया कि जैसे आपके पास नंबर ऑफ थिंग्स दिया गया है, ठीक है, और आपको उनमें से कोई चीजों को सेलेक्ट करना है। तो यहां पे एक्चुअल में चॉइस या जो है सिलेक्शन की हम बात करते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन बनाता है। कॉम्बिनेशन जो है कुछ इस तरीके से परम्यूटेशन से अलग है। जहां पे परम्यूटेशन की हम जब बात करते हैं तो वहां पे हम थिंग्स को अरेंज करते हैं, चाहे वो थिंग्स हमारे प्लेस मतलब वो जो है हमारे पर्सन्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, यानी उनका अरेंजमेंट किया जाता है। बट कॉम्बिनेशन में हम लोग उन पर्टिकुलर थिंग्स में से कुछ थिंग्स को चूज करते हैं एट द टाइम, ठीक है। तो अभी हम लोग इस बात को और अच्छे तरीके से क्वेश्चन में हम समझेंगे। इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को आप जो है पढ़ना, मैंने इसी सब जो है बातों को यहां पर बताया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे मैंने 3 यहां पे लेटर्स को लिया XYZ, और इसमें से मुझे 2 लेटर्स का वन टाइम में सिलेक्शन करना है। 2 लेटर्स आर टेकिंग एट अ सेम टाइम, देन वी कैन से दैट पहले मैं X और Y को जो है सेलेक्ट कर सकता हूं, फिर मैं YZ को सिलेक्ट कर सकता हूं, फिर मैं XZ को सिलेक्ट कर सकता हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने X और Y को सेलेक्ट कर लिया है तो अब आप YX नहीं लिखोगे, जबकि परम्यूटेशन में आप लिखते थे, क्योंकि वहां पे ऑर्डर मायने रखता था, बिकॉज हम वहां पे अरेंज कर रहे हैं। तो उस समय ये और ये दोनों काउंट होते थे अगर हम लोग परम्यूटेशन की बात करते थे तो। बट इस केस में आप ध्यान दो कि ये कॉम्बिनेशन है, तो अगर आपने XY को सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप YX लिखोगे, तो उन्हीं दो को आप फिर से कर रहे हो सेलेक्ट, तो ये मीन नहीं होता। इट डजेंट मीन कि आप जो है इसको इस तरीके से अरेंज करो फिर से, क्योंकि सिलेक्शन की बात हो रही है। तो सिलेक्शन में जब आपने 2 लोग को सेलेक्ट कर लिया पहले ही, तो उनके ऑर्डर को बदल करके सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये आप समझ पा रहे होगे। तो टोटल यहाँ पे 3 टाइप से जो है कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि मैंने यहां पर लिखा। अभी इसके लिए हम लोग फार्मूले को भी देखेंगे, जस्ट लाइक हम लोगों ने परम्यूटेशन में देखा था। अब आप देखो यहां से कि अगर n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 2 है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या आएगा? 3। यानी 3 तरीके से हम लोगों, पर्सन्स को या किसी भी अल्फाबेट को या किसी डिजिट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक पर्टिकुलर जो है फॉर्मूले की, जस्ट लाइक हम लोगों ने परम्यूटेशन में पढ़ा था। वह फॉर्मूला है द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय। देखो अब यहां पे मैंने n थिंग्स को ले लिया और r थिंग्स को उसमें से मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि बात हो रही है कॉम्बिनेशन की, दैट मीन्स की सिलेक्शन की। तो यहां से आप देखो जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा NCR is equal to factorial n divided by factorial r into factorial n minus r, where we can say that n की जो वैल्यू है वो r से बड़ी होगी या फिर r के इक्वल हो सकती है। मतलब कि n की जो मिनिमम देखो वैल्यू यहां से आपको मिलेगी, मैं ये कह सकता हूं जो मैक्स, मतलब यहां से जो आप देख सकते हो कि n और r में जो रिलेशन है वो ये दिखा रहा है कि n r से हमेशा बड़ा ही रहेगा, या फिर n की मिनिमम मतलब वैल्यू r हो सकती है, या फिर यूं कहूं कि r की जो मैक्सिमम देखो वैल्यू है वो n हो सकती है। आप ये बात को समझ पा रहे होगे, होप सो। अब देखो इस बात को मैंने जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है उस बात को जस्टिफाई कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जहां पे n इज इक्वल टू 4 है और r इज इक्वल टू 2 है। दैट मीन्स कि 4 थिंग्स में से मैं 2 का सिलेक्शन करूंगा, वो जो है 4 थिंग्स कुछ भी हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो आएगा वो 4C2, जैसा कि फॉर्मूले में था NCR 4C2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे फैक्टोरियल 4। बस मैंने कुछ किया नहीं, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया है। तो 4C2 यानी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 यानी R इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, दैट मीन्स की फैक्टोरियल 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा था और आप ये बात समझ गए होगे, आई होप। अब इसके बाद कुछ बातें और, जैसे मैंने कहा कि 3C2, मैंने अपने लास्ट पार्ट के परम्यूटेशन में बताया भी था कि कैसे हम परम्यूटेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विदाउट इंक्लूडिंग फार्मूला, यानी फार्मूले को इंक्लूड कराए बिना ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम अप्रोच के साथ हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन में हम कैसे विदाउट टेकिंग एनी फार्मूला वी कैन सॉल्व द कॉम्बिनेशन। यानी कि 3C2 है तो हमें डायरेक्ट फार्मूले में रखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखो। 3C2 का मतलब कुछ इस तरीके से आप समझो कि 3 को आपको 2 बार डिक्रीज करना है, डिक्रीज करते हुए मल्टीप्लाई करना है, और वो डिक्रीजमेंट ऑर्डर 1 का होगा।
दैट मीन्स कि पहले अगर 3 है तो दूसरी बारी में 1 कम होकर के 2 आएगा, तो आप सिर्फ 2 बार ही लेके जाओगे इसको, बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा गया है, ठीक है। और फिर 2 को भी आपको 1 तक मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी 2 टाइम्स आप डिक्रीज ऑर्डर में लिखोगे 1 के डिक्रीजमेंट में, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और आपको सिर्फ 3 मिलेगा, विच इज द आंसर। तो आप यहां से देख सकते हो 3C2 की वैल्यू 3 आएगी। अगर आप इसको यहां भी पुट करोगे तो भी आपको 3 ही मिलेगा। एक्चुअल में ये जो ट्रिक बना है कुछ और नहीं है, वो इसी से निकल करके आता है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे देखो, उसके बाद 10C3 अगर आपको निकलना है तो 10 को आपको 3 डिक्रीज करते हुए लिखना है एक के डिफरेंस पे, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 सेम अप्रोच के साथ 3 इंटू 2 इंटू 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 120 और ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से अगर हम लोग NC0 की बात करें तो NC0 कुछ ऐसे समझ सकते हो कि n को मुझे 0 टाइम्स रिपीट करना है, तो सिर्फ एक ही जो है फैक्टर बचेगा, क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अदरवाइज किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें हो रही हो तो आप ये कर सकते हो कि इसको आप यहां पुट कर दो तो भी आपको डायरेक्ट 1 मिल जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला वी कैन से दैट 4C0 एंड 10C0 आर ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यहां से ये भी बात आप जस्टिफाई कर सकते हो with the help of that formula, and also NC1 is equal to n। अब ये देखो NC1 is equal to n कैसे हुआ, अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअल जो ट्रिक पढ़े अभी उसके अकॉर्डिंग देखें तो n को हम 1 टाइम्स रिपीट करेंगे तो क्या आएगा n, 1 को 1 टाइम्स करना रिपीट तो 1, यानी क्या हो जाएगा आंसर n। तो वही मैंने यहां पे लिख दिया कि क्या हो गया n। लेकिन याद रखना कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको इस तरह के अप्रोच में होती है देन आप मूव करो जो है फॉर्मूले की तरफ, आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। कोशिश करो इस बात को समझने की जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो। बाकी 18C1 की जब बात करते हैं तो 18C1 का मतलब 18 होता है, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बिहाफ पे। और 20C1 की भी वैल्यू जो है 20 आएगी ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फार्मूला। आई होप आप यहां तक की बातों को डाइजेस्ट कर पा रहे होगे, दिमाग में आपके अच्छे तरीके से बातें बैठ रही होंगी। अब आगे देखो कुछ बातें और जानते हैं। अब देखो यहां पे मैंने कुछ और चीजों को लिया है, जैसे कि आप यहां पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर हम बात करें NCN की कि NCN की वैल्यू क्या होगी तो NCN इज इक्वल टू 1 होगा। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि n को n टाइम्स करना है रिपीट और नीचे वाले n को भी n टाइम्स रिपीट करके लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कट के क्या हो जाएगा 1। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूले में रखो, तो फॉर्मूले में रखने पे आपको मिलेगा फैक्टोरियल n यहां पे भी और n माइनस n करोगे तो पाओगे 0, ये कट के 1 होगा और इसकी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 1। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बिहाफ पे 10C10 और 20C जो 20 है उसकी वैल्यू भी 1 ही आपको मिलेगी। तो यहां तक की बातों को आप समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने थ्योरम्स यहाँ पे लिए हैं जो पर्टिकुलर हमारे एनसीईआरटी के हैं और हमारे कंपटीशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और हमारे एकेडमिक में तो हैं ही। अब बात करते हैं थ्योरम्स की, तो थ्योरम्स में फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है T1 इज इक्वल टू NPR और NCR, यानी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन को मैंने स्टैब्लिश किया है। तो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R, वेयर R बिलोंग्स टू 0 to n एंड 0 to n क्लोज इंटरवल में। दैट मीन्स कि R की वैल्यू 0 भी हो सकती है और n भी हो सकती है। दैट मीन्स कि R की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में अब देखो ये बात को आप अपने रफ पे जस्टिफाई कर सकते हो, बहुत ही आसान है। इसका जो है फॉर्मूला लिखना, इसका लिखना और फैक्टोरियल R को मल्टीप्लाई करना, तो आपको तुरंत जो है ये पार्ट भी NPR के इक्वल मिल जाएगा, यानी NPR का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे। थ्योरम 2 मैंने पहले ही बता दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 3 की बात करते हैं। एनसीआर को हम लोग NCN माइनस R भी लिख सकते हैं, इस बात को भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। एनसीआर का ये होता है फॉर्मूला, अगर हम लोग NCN माइनस R का लिखें फॉर्मूला तो NCN माइनस R हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R, तो R की जगह पूरा n माइनस R है और फिर जब n में से n माइनस R घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ R। तो एक्चुअली में ये कुछ और नहीं, एनसीआर का फार्मूला फिर बन गया।
तो जब ये एनसीआर का फॉर्मूला फिर से बन गया तो उस केस में आप लिख सकते हो एनसीआर को एनसी एन माइनस आर के इक्वल। इसके अकॉर्डिंग 18C17 को हम 18C1 लिख सकते हैं, बिकॉज 18C18 माइनस 1 दैट मीन्स की 18C17। तो आसानी से 18C1 की वैल्यू आपको 18 मिल जाएगी, जो कि 18C17 की वैल्यू भी होगी। तो इसका हमें बहुत ज्यादा यूजफुल अप्रोच है, आगे हम लोग इसका यूज भी देखेंगे। अब आप कुछ जो है थ्योरम 4 को देखो। थ्योरम 4 में अगर मैंने कहा कि इफ एनसीए इज इक्वल टू एनसीबी, यानी कि एनसीए जो है वो एनसीबी के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखो ए इज इक्वल टू बी यहां पर हो तो रहा है, इसका और कुछ पार्ट देखते हैं। एनसीबी को वी कैन राइट एनसी एन माइनस बी, लिख सकते हैं कि नहीं। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से वी कैन राइट एनसी बी इज इक्वल टू एनसी एन माइनस बी, एंड अब आप ए को एन माइनस बी के इक्वल दिखा सकते हो, है ना। तो ए इज इक्वल टू एन माइनस बी, दैट मीन्स कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन। यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो हमको एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे भी एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे कंपटीशन में भी और हमारे एकेडमिक एग्जाम में भी, यानी कि क्लास 11th के एग्जाम में भी आ सकता है। बात करते हैं T5 यानी कि थ्योरम नंबर 5 की। तो आप देख सकते हो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ध्यान से समझना। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 CR। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग इसकी जगह पे n और r की जगह 8 और 7 रिस्पेक्टिवली लें, देन हम कह सकते हैं 8C7 प्लस 8C6 इज इक्वल टू 9C7, और 9C7 को हम लोग लिख सकते हैं 9C2, जो मैंने फॉर्मूला अभी पीछे वाला बताया जिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। 9C2 को आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 36। कैसे सॉल्व करोगे, 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 दैट मीन्स की 2, और जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको यहां से 36 आंसर में मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हो। जितने भी मैंने थ्योरम्स आज आपको बताए हैं उनको आप प्लीज याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक जो है क्वेश्चंस को जानते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। देखो सबसे पहले तो ये विदाउट एनी कंडीशन कहा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि 52 प्लेइंग कार्ड में से। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको प्लेइंग कार्ड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप प्लेइंग कार्ड का जो कॉन्सेप्ट अपने 9th-10th में पढ़े होंगे, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप थोड़ा सा उन चीजों को पढ़ के तभी क्वेश्चन को देखना, अदरवाइज क्वेश्चन में आप अगर समझ पा रहे हो तो बहुत ही बेटर है। तो आप देख सकते हो कि 52 में से मुझे 4 कार्ड को सेलेक्ट करना विदाउट एनी कंडीशन या विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो कुछ इस तरीके से हम मूव करेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड। तो 52C4 जिसको मैंने फॉर्मूले में रखा तो मुझे मिल गया फैक्टोरियल 52 डिवाइड बाय फैक्टोरियल r दैट मीन्स की फैक्टोरियल 4, एंड फैक्टोरियल 52 माइनस 4 दैट मीन्स की फैक्टोरियल 48। और जब पूरा पूरा आप सॉल्व कर लोगे इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा 270725। तो ये तो वो जो है कंडीशन हुई जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर नहीं है, ये स्टार्टिंग में ही पूछा था। अब हम लोग बात करेंगे उन जो है कंडीशंस की जो यहाँ पे लाइन से दिए गए हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सिलेक्शन का है यानी कॉम्बिनेशन का है। ये कैसे पता चला, इस वर्ड को देख करके, चूजिंग को देख करके हमने तुरंत इस बात की आइडिया मिल जानी चाहिए कि हाँ ये जो क्वेश्चन है वो सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन का है, ये परम्यूटेशन का नहीं है। क्लियर है। यहीं पे अगर ये जो है अरेंजमेंट की बात करता तो यही क्वेश्चन क्या बन जाता, परम्यूटेशन का, बट फिलहाल में ये कॉम्बिनेशन का है। अब जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, यानी कि चारों कार्ड सेम सूट के हों। अब देखो सेम सूट का मतलब होता है 4 तरह के सूट होते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड में। क्लब होता है, स्पेड होता है, डायमंड होता है और हार्ट होता है। तो 4 कार्ड जो है सेम सूट के हों, तो मैंने 4 कार्ड को पहले किसी भी सूट में से जो है सेलेक्ट कर लिया। मान लो कि ये जो है डायमंड है तो 13C4, फिर स्पेड का है तो 13C4, इस तरह से हार्ट का जो है 13C4 और क्लब का जो है 13C4। आप किसी को भी ले सकते हो शुरू में, क्योंकि डेटा तो वही आएगा। तो 13C4 दैट मीन्स कि मैं 4 टाइम्स कर सकता हूं इसको 13C4 को। तो जब आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करोगे, 13C4 की वैल्यू आपने यहां पे लिखी तो आपको मिल जाएगा 13C4 आप अब निकाल लोगे, बिकॉज मैंने फॉर्मूला बता दिया है।
तो 4 इंटू जो है 13C4 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे 2860। अब देखो क्वेश्चन में ये बात आती है कि आपने प्लस का साइन यहां पे क्यों लगाया। तो एक बात आपको समझनी है कि जब तक कंडीशन फुलफिल न हो तो आपको मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है, और जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाए, जैसे 4 कार्ड को निकालने की कंडीशन यहां पे है, तो 4 कार्ड मैंने निकाल दिए एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो मैं तुरंत प्लस का साइन यूज करूंगा। वैसे ही 4 कार्ड मैंने यहां निकाल दिया तो प्लस का साइन, 4 कार्ड मैंने यहां निकाला तो प्लस का साइन, और लास्ट वाला 4 कार्ड मैंने यहां निकाला। 4 ही सूट होते हैं तो यहां पे 4 टाइम्स हम गए हैं। एक ही चीज था तो मैंने 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया। अगर यहीं पे कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, आई होप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, यानी जो चारों कार्ड हैं वो अलग अलग सूट से बिलोंग करते हैं। मतलब एक कार्ड आपका डायमंड का हो सकता है, दूसरा कार्ड स्पेड का हो सकता है, तीसरा हार्ट का, चौथा क्लब का। तो इसका मतलब क्या है कि 13 में से एक कार्ड हम चूज करेंगे, 13C1, और उसके बाद नेक्स्ट वाले जो है सूट में से हम एक कार्ड चूज करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट जो 2 सूट्स हैं उसमें से हम लोग जो है चूज करेंगे। तो अब आप यहां पे इस बात को देख सकते हो कि मल्टीप्लाई का साइन यूज किया है। क्यों? मैंने अभी बताया कि जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो, क्योंकि मुझे 4 कार्ड को चूज करना है तो मैंने सिर्फ एक ही कार्ड चूज किया है, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन यूज हुआ। फिर इसीलिए यहां पे मल्टीप्लाई, इसीलिए यहां पे मल्टीप्लाई का साइन यूज हो रहा है। तो आप जब इसको पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो 13C1 की वैल्यू क्या आएगी? 13। तो ये 13 जो है 4 टाइम्स आपने लिख करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो हो जाएगा 13⁴। आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहां तक भी आप छोड़ सकते हो। डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है। अदरवाइज जो एकेडमिक में है वो तो यहीं तक 13⁴ लिख करके छोड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, आर फेस कार्ड, यानी कि अब हमें 4 कार्ड को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, और वो फेस कार्ड हो, ऐसी कंडीशन बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 जो है फेस कार्ड होते हैं हर सूट में, ठीक है। किंग, क्वीन और जैक, KQJ, 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिसपे फेस बना होता है। तो अगर हर सूट में 3 कार्ड है और 4 टोटल सूट होते हैं, 4 सूट्स होते हैं टोटल, अभी ये मैंने बताया भी है कैसे। तो 4 3 जा 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए? 12। तो 12 में से मुझे सेलेक्ट करना है कितना? 12 में से 4 का सिलेक्शन करना है। तो 12 में से अगर मैं 4 का सिलेक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 12C4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 12 - 4, दैट मीन्स की फैक्टोरियल 8। और जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा पूरा तो आप पाओगे 495। ये हमारा आंसर होगा फाइनल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड। अब बताना यह है कि 2 रेड कार्ड हो और 2 जो है ब्लैक कार्ड हो। तो 4th वाला जो है उसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखो 2 रेड कार्ड यानी कि 2 आपके या तो हार्ट हो सकते हैं या फिर डायमंड हो सकता है। जब भी ब्लैक कार्ड की बात करेगा तो वो स्पेड हो सकता है या फिर जो है वो आपका क्लब हो सकता है। तो उस केस में 26 होंगे टोटल, क्योंकि टोटल अगर 52 है तो 26 जो है ब्लैक कार्ड है और 26 जो है रेड कार्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग 26 में से पहले 2 हम जो है चूज कर लेंगे। अभी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई बिकॉज हमें 4 का सिलेक्शन करना था, तो हम साइन यूज करेंगे मल्टीप्लाई का। उसके बाद 26 में से 2 और मैंने चूज कर लिया। जैसे मान लो अगर ये ब्लैक वाला है तो ये वाला जो पार्ट है वो रेड वाले को दिखाएगा, ठीक है। तो बहुत ही टफ नहीं है, आप समझ पाओगे। अगर स्टार्टिंग वाला रेड को दिखाएगा तो नेक्स्ट वाला ब्लैक को दिखाएगा। किसी को भी किसी भी ऑर्डर में हम ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 26C2 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 26 इंटू 25 और डिवाइड बाई 2 इंटू 1 अकॉर्डिंग टू माई जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग। तो ये बात 2 बारी लिखा है तो हम क्या कर देंगे तब स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स है, देन हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तब आप इसको जब सॉल्व करोगे 2 से ये जो है कटेगा पार्ट पूरा पूरा तो आएगा 13, और 13 में जब 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा
आपको मिलेगा 325, इसका स्क्वायर कर दोगे। अब मैंने एक वैदिक मैथ की सीरीज बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि अगर आपको लास्ट डिजिट 5 है तो आप उसका स्क्वायर कैसे फट से कर सकते हो। तो अगर आपने वो पार्ट को देखा है तो आप इसका स्क्वायर तुरंत जो है कर पाओगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक जो है जो ट्रेडिशनल मेथड है जो बचपन में हम लोगों ने सीखा था उससे आप काम करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट कोशिश आपको करना है कि आपको मैथ्स में कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो, तभी आप अच्छे से फास्ट कर पाओगे। और कंपटीशन वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत जरूरी है। तो अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा तो मैंने उसकी सीरीज बनाई है और मेरे जो है चैनल पे आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। तो यहां से जब आप बात करोगे 325 का स्क्वायर का तो आपको आंसर मिल जाएगा 105625 और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं लास्ट जो है क्वेश्चन की इस पर्टिकुलर पार्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, यानी कि जितने भी कार्ड आए वो सेम कलर के हों। मतलब ब्लैक है तो ब्लैक रहे, रेड है तो रेड रहे। तो देखो इसीलिए मैंने 26 में से 4 को जो है सेलेक्ट कर लिया, जो 5वें का है ये वाला सॉल्यूशन। 26 में से 4 को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो कंडीशन फुलफिल हो गई, तो मैंने प्लस का साइन यूज किया क्योंकि 4 ही सेलेक्ट करना था। तो मान लो कि ये ब्लैक कार्ड था तो ये रेड होगा, तो 26 में से मैंने 4 और जो है सेलेक्ट कर लिया। अब 26C4 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको कर दिया। बाकी जो मैंने अप्रोच बताया था कि 26C4 को कैसे सॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा डेटा यहाँ पे अरेंज किया, मतलब लिखा। और जब आप उसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 29900 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आफ्टर सम कैलकुलेशन यू विल गेट दिस रिजल्ट और आप इसको पा जाओगे। बहुत ही आसान है, रफ पे थोड़ा सा कुछ काम आप भी करना तो आप कर लोगे, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा एनसीईआरटी का है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल। 7 लोगों की कमिटी हमको बनानी है जिसमें से जो कि बनाना किस में है, 9 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, यानी कि 9 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 लोगों की कमिटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। मतलब ये कितने तरीके से बन सकता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो वेरी फर्स्ट कंडीशन दी गई है, बताना है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो उस पर्टिकुलर कमिटी में और 7 मेंबर वाली कमिटी बनाना है, 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। तो देखो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स है तो मैं गर्ल्स को जो है चूज कर लूंगा जो है पहले 4C3। बनाना लेकिन 7 का है तो यहां पे मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि 7 का बनाना अभी 3 लोग को ही चूज किया है तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। सो वी कैन यूज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एंड अब लड़कियां तो मैंने चूज कर लिया 3, क्योंकि कंडीशन में दिया था एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। लड़के कितने हैं, लड़के 9 हैं जिसमें से मुझे 4 ही चूज करना होगा बिकॉज 7 का बनाना है। समझ में आ रही की बात। तो 9C4 किया गया। 4C3 को हम लोग को लिख सकते हैं 4, यानी 4C1 दैट मीन्स की 4। और 9C4 को आप सॉल्व करोगे तो कुछ ये पाओगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आफ्टर सम कैलकुलेशन आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप इसको जो है परफॉर्म करके देखना, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, कहा गया कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब ये कि 3 गर्ल्स कम से कम हो। तो मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं, यहां पे मैक्सिमम हम ले सकते हैं 4 गर्ल। क्यों 4 गर्ल्स ही क्यों ले सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम 4 गर्ल्स मौजूद हैं हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स की जब बात करेंगे तो पहले मैंने 3 गर्ल ही लिया, तो 4C3 और 9C4। देखो 9C4 मतलब बनाना तो 7 का ही है ना मैं, तो मैंने 3 अगर यहां से लिया तो 4 मुझे बॉयज में से लेना पड़ेगा, बिकॉज कमिटी जो है वो 7 से कम का नहीं बन सकता, 7 से ज्यादा भी नहीं बन सकता और 7 से कम भी नहीं बन सकता। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 7 का ही बनाना है इसलिए, ठीक है। तो ये कंडीशन सेम है इसकी तरह। अब मैं 4 भी चूज कर सकता हूं बिकॉज एटलीस्ट 3 गर्ल की बात हुई है, तो 3 से ज्यादा भी हम ले सकते हैं। तो 4C4 यहां पे हो गया।
अब जब 4 यहां पे चूज किया गया तो 3 मैं लड़के को जो है चूज करूंगा। कंडीशन यहां पे फुलफिल नहीं थी तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज किया और 9C3 को फिर यूज किया, यानी कि 9 लड़कों में से 3 लड़कों को चूज करेंगे आफ्टर सम कैलकुलेशन। इसकी वजह से आपको 504 मिलेगा, सेम है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4C4 होता है 1 और 9C3 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो हम पाएंगे यहां से 504 डिवाइडेड 504 प्लस 84, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे 588 और ये हमारा सॉल्यूशन होगा। आई होप आप यहां तक की बातों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एटमोस्ट 3 गर्ल्स की, यानी कि 3 गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा हों। तो देखो यहां से कि अगर हम लोग बात करें कि 3 गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि अगर गर्ल्स नहीं रहेंगे तब भी काम चलेगा। मैक्सिमम कहा है कि 3 गर्ल्स हो। जब भी मोस्ट की बात करता है तो जब नहीं रहते उस वाली कंडीशन को भी लेते हैं, ठीक है। तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स में मैंने पहले लड़कों से ही जो है शुरुआत की, लड़का ही यहां ले लिया और लड़की को काउंट नहीं किया, तो भी ये कंडीशन इस वाले केस में आएगा, ठीक है। तो 9C7 7 के सातों मेंबर्स क्या हो गए, लड़के हो गए। फिर इसी तरीके से 9C6, अब 6 यहां पे लड़के लिया तो एक मुझे लड़कियों को, एक लड़की को लेना पड़ेगा, और यहां पे मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगा आप जान रहे हो। फिर प्लस करते हुए 9C5 इंटू 4C2, अब मैंने 2 लड़कियां ले लिया। फिर 9C4 इंटू 4C3, अब मैंने 3 यहां पे लड़कियों को ले लिया। दैट मीन्स कि 3 से ऊपर नहीं ले सकता हूं, तो ये कंडीशन यहीं पे आकर के रुक जाएगी। अब आप 9C7 को लिख सकते हो 9C2, ठीक है, और 9C6 को लिख सकते हो 9C3, जो मैंने फॉर्मूला बताया था NCR इज इक्वल टू NCN-R, उसके बिहाफ पे। 4C1 की वैल्यू हो जाती है 4। 9C5 को कुछ आप इस तरीके से लिखोगे, आप यहां पे देख लेना। 4C2 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, और 9C4 इंटू 4C3 की वैल्यू अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो मिला था 504, तो यहां से मैंने इसको लिख दिया। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहां से 36, यहां से मिलेगा आपको 84 इंटू 4, यहां पे आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 756, और ये लास्ट वाले पार्ट को मैंने वैसे ही लिख दिया 504। जब इन पूरे को आप मल्टीप्लाई प्लस करोगे, मल्टीप्लाई करके ये वाले पार्ट को फिर आप प्लस करोगे सभी में, तो आपको मिलेगा 1632, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करते हुए। प्लस आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो सकती है कुछ बातें आपकी मतलब मेरी फर्स्ट टाइम में समझ में आपको ना आई हो, तो जब आप वीडियो को रिपीट करोगे तो आप वो बातों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे आप यहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट वाले जो है क्वेश्चन में, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट्स इज रिपीटेड। ये कहा गया है कि 6 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है इन पर्टिकुलर डिजिट से, यानी 0 1 3 5 7 और 9। इन डिजिट्स के हेल्प से मुझे 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। कंडीशन यह है कि वो जो 6 डिजिट का नंबर फॉर्म हो वो 10 से डिविजिबल हो, यानी वो 10 से कंप्लीटली कट जाए, ठीक है। और कंडीशन एक और दी गई है कि कोई भी डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। याद ये रखना कि जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए रिपीटेशन की कंडीशन है, तब तक आप मान के चलोगे कि रिपीट नहीं करना है। अब यहां पे तो डायरेक्ट बोल दिया है कि रिपीट नहीं करना है, बट किसी क्वेश्चन में अगर रिपीटेशन की कंडीशन नहीं कहा है कि अगर आपको रिपीट नहीं करना है, देन आप कंसीडर ही करके चलोगे कि वहां पे रिपीटेशन नहीं है। जब भी रिपीट करने को आपको कहा जाएगा तभी आपको रिपीटेशन वाली कंडीशन यूज करनी है, अदरवाइज नहीं। क्लियर होगी मेरी बात। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 ब्लॉक्स को बना दिया, 6 मैंने यहाँ पे सर्कल्स को ड्रॉ कर दिया। अब आप ये समझो कि मैंने 0 को फिक्स क्यों किया। बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई भी नंबर अगर 10 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट 0 जरूर होगा, तो इसीलिए मैंने लास्ट के डिजिट को फिक्स कर दिया, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब फिक्स करते ही मैं इसे काउंट नहीं करूंगा। अब हमारे पास सिर्फ 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं, 1 3 5 7 9, 5 डिजिट्स आर अवेलेबल। तो 5 में से मैं एक को जो है यहाँ पे अरेंज करूंगा, दैट मीन्स की 5P1, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 5।
अब किसी एक को अरेंज कर दिया तो क्या होगा, नेक्स्ट 4 ही बचे तो 4p1 दैट मीन्स की 4। अब 2 यहाँ पे अरेंज हो चुके तो बचे कितने, 3 यानी 3p1, तो 3p1 की वैल्यू क्या आएगी 3। फिर 3 यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं तो बचा है सिर्फ 2 तो 2p1, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब सिर्फ बचा है 1 तो 1p1 दैट मीन्स की 1 आएगा। और जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन आप जब यूज करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 120 और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई थिंक आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट जो है क्वेश्चन में मैंने भी 6 डिजिट का नंबर फिर से फॉर्म करने को कहा है और कुछ डिजिट्स यहाँ पे अवेलेबल दिए हैं, बट अब जो कंडीशन है वो थोड़ी सी हट करके है। हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2, 3, 4, 5, 6, 8 विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड नो डिजिट्स इज बीइंग रिपीटेड। यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा ऐसा यहाँ पे बताया गया है, प्लस 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और वो 2 से डिविजिबल हो। अब की बारी 10 से नहीं है, अब 2 से डिविजिबल की कंडीशन मैंने दी है। तो मैंने पहले 6 यहाँ पे जो है 5 यहाँ पे सर्कल्स को बना दिया जो कि हमारे नंबर्स को बताएंगे वहां पे कि किस किस प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में मैंने 4 नंबर्स को लिया है। रीजन ये है कि अगर कोई 2 से नंबर कटता है तो इसका मतलब है कि लास्ट का डिजिट उसका या तो 2 होगा या फिर 2 का मल्टीपल होगा। इवन 0 भी आ सकता है वहां पे, बिकॉज 2 का मल्टीपल 0 भी होता है। 2 इंटू 0 0। ठीक है, तो लास्ट का डिजिट इवन हो ये कंडीशन होती है। तो देखो यहां से कि इवन क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो मैंने एक ब्लॉक में यहां पे लिख दिया 2, 4, 6, 8। अब कोई एक ही ना यहां पे आ सकता है, यूनिट प्लेस पे कोई एक ही जो है डिजिट आ सकता है। तो मैंने 4 में से एक का अरेंजमेंट करना है, दैट मीन्स की 4p1। क्लियर है, ये सारे जो है वो ये सिलेक्शन के नहीं है, ये अरेंजमेंट के हैं क्योंकि डिजिट्स जो है अरेंज होंगे। ठीक है, तो 4p1 यहां से हो गया। 4p1 की वैल्यू क्या आएगी 4। अब 4 में से कोई एक हम यूज कर लिए यहां पे। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास 5 डिजिट्स बचे हैं, आप देख सकते हो। टोटल यहां पे 6 डिजिट थे तो किसी एक का मैंने यूज कर लिया 2, 4, 6, 8 में से, तो बचे 5 तो 5p1 यहां पे होगा। 5 में से किसी एक का अरेंजमेंट। अब सिर्फ 4 बचा है तो 4p1, 2 यहां पे हो चुके हैं अरेंज तो 3p1, 3 हो चुके हैं अरेंज तो 2p1, 4 हो चुके हैं यहां पे अरेंज तो बचा है कितना सिर्फ 1 यानी 1p1। और यहां से उसके बाद आपको जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4p1 आपको 4 ही मिलेगा और 5p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5p1 की वैल्यू होगी 5, 4p1 की वैल्यू आपको 4 मिलेगी और साथ में 3p1 3 होगा, 2p1 2 होगा और 1p1 1 होगा। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये पाओगे 480, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 की वैल्यू क्या होगी 480। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो हो गया 480। तो आज की जो है क्लास में इतना ही। आप नेक्स्ट वाले जो है वीडियो में कुछ और पार्ट देखोगे हमारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के, तो मैं उन जो है क्वेश्चंस का डील करूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो कि हमारे कैट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एनसीईआरटी से मैंने जो है अपना पीएनसी यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को खत्म करा दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी जो है क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे जो है मैथमेट्री क्लासेस जो ग्रुप है मेरा टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी मैं क्वेश्चंस का डिस्कशन कराता रहता हूँ, पीडीएफ वगैरह मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारे जो है चैप्टर्स का जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर जो है कॉम्पिटेटिव हो, दोनों के लिए ही, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप मुझे जो है क्वेश्चन जो है भेजना, जैसा मेरे पास टाइम रहेगा मैं वैसे उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। और आई थिंक आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूं, चाहे वो हमारे एकेडमिक के एग्जाम के लिए हो या फिर हमारे कंपटीशन के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब बिल्कुल जो है कर लो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना जो है ख्याल रखो। थैंक यू।